ईरान वर्सेस इजराइल के इस युद्ध में रसिया की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है। रूस जो अब तक इस युद्ध से दूरी बनाए हुए था, अब उसने वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी है और इतनी जबरदस्त एंट्री मारी है कि डायरेक्ट चेतावनी दे दी है अमेरिका को। पुतिन ने डायरेक्ट चेतावनी देते हुए अमेरिका और इजराइल को कहा है कि अब अगर तुमने ईरान के अंदर न्यूक्लियर साइट्स की बॉम्बिंग की तो बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। अब हम समझते हैं कि रूस आखिरकार ईरान की मदद के लिए आगे क्यों आया। जब पूरी दुनिया ने ईरान का साथ छोड़ दिया, जब 57 मुस्लिम कंट्री भी उसका साथ नहीं दे रहे, उस वक्त रूस सामने क्यों आया है मदद के लिए। से एग्जैक्ट 2 साल पहले की बात है। रसिया और यूक्रेन के युद्ध को शुरू हुए हुए कुछ महीने ही हुए थे और शुरुआत में रसिया यूक्रेन की धरती को लगातार एकदम तेजी से कब्जा रहा था। लेकिन उसके बाद यूक्रेन का भयंकर कमबैक होता है और यूक्रेन पश्चिमी देशों की मदद से लगातार टैंकों को ध्वस्त करता है रसिया के। यूक्रेन हर रोज दर्जनों टैंक ध्वस्त कर रहा था रसिया के। मैं यहाँ 1-2 टैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, दर्जनों टैंक, जी हाँ दर्जनों टैंक यूक्रेन हर रोज ध्वस्त कर रहा था रसिया के। जबकि पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर अगर टैंक की बटालियन किसी देश के पास है तो वो रसिया के पास है। उसके बावजूद यूक्रेन लगातार ध्वस्त कर रहा था रूसी टैंकों को और दर्जनों के भाव में टैंक को ध्वस्त कर रहा था। और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में यूक्रेन ने रसिया के सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया था। रसिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो ऐसा कर पा रहा था एक छोटी सी टेक्निक को यूज करके। मैरिज में जो वीडियो शूटिंग के लिए जो ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है, उसमें छोटे छोटे वारहेड लगा करके वो रूसी टैंकों को उड़ा रहा था, वो रूसी सैनिकों को मार रहा था, रोज 100 सैनिकों को मार रहा था। रूस को तब समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो कैसे इन ड्रोन्स का सामना करे, क्योंकि रूस ने कभी आज तक, जी हाँ रूस ने कभी आज तक ड्रोन्स को डेवलप ही नहीं किया, उसका विश्वास ही नहीं है ड्रोन्स के ऊपर। तब रूस को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसने आज तक कभी ड्रोन्स को डेवलप ही नहीं किया, उसने कभी आज तक ड्रोन्स को यूज नहीं किया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे सामना करे यूक्रेन की इन ड्रोन्स का। जब पूरी दुनिया ने रूस का साथ छोड़ दिया था, तब आगे सामने निकल करके आया ईरान। ईरान ने अपने शाहिद नाम के कामिकाजे ड्रोन को रूस को सौंपा और बहुत ही ज्यादा मास स्केल पर रूस को सप्लाई शुरू की शाहिद नाम के इस कामिकाजे ड्रोन्स को। और ये कामिकाजे ड्रोन शानदार तो था ही, साथ साथ बहुत ज्यादा सस्ता भी था। पूरी दुनिया में तुर्की और ईरान, इन 2 देशों ने ड्रोन्स के मामले में महारत हासिल की हुई है, खास करके कामिकाजे ड्रोन्स के मामले में। रूस ने इन ड्रोन्स की मदद से यूक्रेन की पूरी आर्मी को पीछे ढकेलना शुरू कर दिया और यूक्रेन के सोल्जर्स को हर दिन चुन चुन के मारना शुरू कर दिया। और सिर्फ यूक्रेन के ही सोल्जर्स नहीं, बल्कि पश्चिमी देशों से आए हुए कमांडर, यहाँ तक कि अमेरिका से आए हुए कमांडर तक को रास्ते में ही निपटाना शुरू कर दिया। ये कितनी बड़ी मदद थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रसिया आज भी यूक्रेन के खिलाफ इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल करके यूक्रेन के ऊपर विजय प्राप्त कर रहा है। रूस अपने उसी एहसान को यहाँ पर चुका रहा है और रूस ने तर्क देते हुए ये कहा है, दरअसल रूस 2 न्यूक्लियर प्लांट ऑपरेट करता है ईरान के अंदर और इस वक्त इजराइल सारे न्यूक्लियर प्लांट्स जो कि ईरान के अंदर है उन सबको चुन चुन करके निशाना बना रहा है और चुन चुन करके बॉम्बिंग कर रहा है। ऐसे में रूस को ये डर सता रहा है कि उसके जो 2 न्यूक्लियर प्लांट है उसको भी इजराइल बॉम्बिंग ना कर दे। इसलिए यहाँ पर दोनों बात है, एक तो अपने इंटरेस्ट की बात है और दूसरा एहसान वाली बात है। इस वजह से रसिया इस युद्ध के बीच में कूदा है। इसलिए रसिया ने कहा है कि अगर इस न्यूक्लियर प्लांट को ऊपर बॉम्बिंग किया गया तो बहुत बुरा होगा। अब बहुत बुरा क्या होगा, क्या ईरान बहुत बुरा कुछ करेगा या फिर रसिया बहुत बुरा कुछ करेगा, ये तो अभी पता नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों कि रसिया की इस चेतावनी के बाद क्या इजराइल और अमेरिका रुकेंगे या फिर बॉम्बिंग करते रहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस युद्ध में आगे और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है, आप कमेंट करके जरूर बताएं।